बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जहांगीर खान तरीन साहब के आपने शिकवे और शिकायतें सुने। एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि अपोजिशन इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगाती है कि आप जहांगीर खान तरीन को बचाते हैं। दूसरी ये है कि जहांगीर तरीन कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब से इंसाफ मांग रहा हूँ, बल्कि मैं फंस रहा हूँ उनके दौरे हुकूमत में। तो अपोजिशन ठीक कहती है या जहांगीर तरीन ठीक कहते हैं, या जो इमरान खान साहब कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है? सट्टाबाजी तो हुई है चीनी के कारोबार में, मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है। सादा सवाल पूछे हुए FIA ने जहांगीर तरीन से और उनके जवाब उन्होंने वहाँ नहीं दिए। इसी बुनियाद पे सबूत मिलने के बाद उनके ऊपर FIR हुई हैं और उन FIR के बाद अब या तो गिरफ्तारी होती है और चालान जमा होता है अदालत में। ये दोनों काम फिलहाल नहीं किए गए, ना गिरफ्तार किया गया ना चालान जमा किए गए हैं। लेकिन क्योंकि तरीन साहब कोऑपरेट नहीं कर रहे और तफ्तीश के अंदर कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होती है, उनके कोऑपरेट ना करने की वजह से उनके अकाउंट भी सील किए गए हैं। इसका भी उन्होंने आज शिकवा किया। लेकिन पॉलिटिकल पावर शो करके क्या वो हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि मेरे बगैर आपकी हुकूमत गिर जाएगी? और क्या इस तरह वो इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करके या इदारों को ब्लैकमेल करके एहतसाब में उठने वाले जो उनके खिलाफ सवालात हैं, उन सवालात का रास्ता रोक सकेंगे? ये बड़े सवाल हैं। मेरे साथ जनरल रिटायर एजाज ईवान साहब मौजूद हैं। बतौर सीनियर तज्ज़ियाकार, दिफाई और पॉलिटिकल मामलात के ऊपर आप तज्ज़िया करते हैं। फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, बारे माशियात भी हैं, पॉलिटिकल मामलात पे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अहमद रज़ा कसूरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कानूनदान हैं और बहुत सीनियर कानूनदान हैं और तज्ज़ियाकार पॉलिटिकल बड़े पाए के। बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपसे पूछ लेता हूं कि तरीन साहब का आज पॉलिटिकल पावर शो करने का मकसद क्या है, और अगर इस तरह वो पॉलिटिकल लोगों को लेकर इंसाफ मांगेंगे तो उनमें शहबाज शरीफ में, मरियम नवाज में, जरदारी में, बिलावल में, मौलाना फजलुर रहमान में क्या फर्क रह गया? वो भी कानून का जवाब नहीं देते, वो मामला को पॉलिटिसाइज करते हैं। तो तरीन साहब भी लगभग वही कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच इमरान। देखिए, बात यह है कि अगर वो पॉलिटिशियन हैं और इसी मैदान में पॉलिटिक्स करते हैं, जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल एक मोज़ेक है, उसके अंदर वो एक खिलाड़ी हैं, तो यकीनन उनके तरीके भी वही होंगे जो तमाम पॉलिटिशियंस के होते हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है पाकिस्तान में कि जब भी किसी का एहतसाब किया जाता है तो वो अपने दिफा के लिए अपना पॉलिटिकल वेट, अपना पॉलिटिकल पावर शो जरूर करता है। आपने नवाज शरीफ साहब को देखा, मुझे क्यों निकाला कि मुहिम से ले लें, फिर उनकी साहबजादी जो कुछ कर रही हैं, जो कुछ आसिफ अली जरदारी साहब ने किया, फजलुर रहमान साहब हैं, ANP है, जो 7 जमातें जो मिलके या 11 जमातें जो मिलके कर रही हैं, ये तो हमेशा से होता आया है और वो कर रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात का भी पता है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, चाहे वो प्रोविंशियल हो या मरकजी हो, उसमें उनका एक किरदार रहा है। अब भी वो एक मौसर कुव्वत हैं और इस वक्त उनकी तरफ बढ़ने वाले हाथ भी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं जो उनको गले लगाने के लिए बुग़्ज़ मुआविया की वजह से ही सही, लेकिन उन्हें गले लगाने के लिए तैयार हैं। तो अगर एक तरफ उन्हें अपनी इस अहमियत का एहसास है और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ की तवक्को है पार्टी से, तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकली बल लीगल एस्पेक्ट का मुझे उनके केस की तफसील का इल्म नहीं है, इसलिए मैं उसमें माजरत करूंगा कि उनके खिलाफ चार्जेस क्या हैं, क्या चीज़ें सामने आ चुकी हैं, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है और क्या वो चार्जशीट होने वाले हैं या नहीं। जहां तक ये बात है, उनको अदालत में अगर उन्हें बुलाया गया तो उन्हें अपना दिफा करना है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल एनिमल होने की वजह से वो अपनी सियासी साख को भी यकीनन पहले उन्हें नुकसान पहुंचा, अब वो अपनी पॉलिटिकल साख बचाने के लिए जो कुछ भी उनसे बन सकता है वो करेंगे। और इमरान खान, सर देखें, मैं जनरल साहब देखें, बात अब पॉलिटिकल साख की नहीं है, बात कानून को फेस करने की है। पैसा जिसने निकाला है वो वापस करने की है, कानून का सामना करने की है, गिरफ्तारी भी हो सकती है, एसेट्स जो है वो भी पकड़े जा सकते हैं। पॉलिटिकल तो मामला खत्म हो गया, वो तो सारी जिंदगी के लिए नाअहल हैं, इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते और उनके बेटे की कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। तो मैं जो मुझे लगता है कि वो सिर्फ जो पैसा बनाया है लोग उसको बचाना चाहते हैं और इसीलिए वो अगर जी क्या उन्होंने पैसा हुकूमत में रहकर बनाया है? क्या वो ऑफिस बेरर थे? क्या वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे? बिल्कुल। अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे
और उन्होंने पैसा बनाया है, तो अदालतें और नैब का निज़ाम इसीलिए है कि उन्हें अकाउंटेबल होल्ड करें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और खान साहब भी जिंदगी में चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, वो ग्रे के शेड में खेलने के आदी नहीं है, जो पाकिस्तानी सियासत की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो उन्हें भी अपने रवैये में शायद फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, वरना मुझे लगता है कि अगर उन्होंने जहांगीर खान तरीन को इफ ही पुशेस हिम अगेंस्ट द वॉल, तो शायद फिर कोई बड़ा अपसेट भी उन्हें देखने को मिल जाए। चलें, वो उसके ऊपर फिर बात करते हैं कि क्या वो इतनी बड़ी अपना पॉलिटिकल कैपिटल देने के लिए तैयार है खान साहब। सियासी कुर्बानी सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब जो एहतसाब मैंने शहबाज शरीफ का या उसके बच्चों का करना है, वही एहतसाब जो है जहांगीर तरीन साहब ने अगर सेम काम किया तो उनको भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं फरूख सलीम साहब, ये जो माफिया है, सट्टा माफिया जो काम कर रहा है, हम इसको सट्टा बोलते हैं, हम ये कहते हैं कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं है, ये धोखा है, फ्रॉड है जो आप करते हैं रियासती इदारों के साथ भी और अवाम के साथ भी, और फिर पैसा सारा अपनी जेब में डालते हैं। इस पे ये जो माफिया के लोग हैं या जो मिल मालिकान हैं, वो तो बड़े आराम से ये कह रहे हैं कि ये तो फ्यूचर ट्रेडिंग है, इसमें क्या इलीगल है। सर ये तो यानी गलत करना भी और फिर उसके बाद डट जाना, सर इसको एक्सप्लेन कर दें कि ये एक्चुअली कैसे करते हैं। देखिए, तीन हकाइक सामने रखी। आटे की कीमत जो है वो 2.5 साल पहले 35-30 रुपए थी, अब वो 75 रुपए पे चली गई है। हम कहते हैं कि माफिया ने ये काम कर दिया, या हुकूमत ये कहती है कि माफिया ने ये काम कर दिया। चीनी की कीमत 2.5 साल पहले 55 रुपए थी, अब वो 100 रुपए से ऊपर चली गई है। हुकूमत ये कहती है कि माफिया ने ये काम कर दिया। आज से 2.5 साल पहले मेरे घर में जो बिजली आती थी उसका 11 रुपए यूनिट बिल आता था, आज वो 28 रुपए आ रहा है। हुकूमत हमें ये कहती है कि माफिया ने ये काम कर दिया। अगर 2.5 साल मतलब 32 महीने पीटीआई की हुकूमत के गुजर गए, अगर उनका जवाब सिर्फ यही है कि 100% आटे की कीमत में इजाफा हो गया, माफिया ने कर दिया, 100% चीनी की कीमत में इजाफा हो गया, ये बड़े तारीखी इजाफे हैं। यानी कि पिछले 70 साल की माशी तारीख में आपको 2-2.5 साल का कोई ऐसा दौरानिया नहीं मिलेगा जिसमें आटे की कीमत 100% बढ़ गई हो, जिसमें चीनी की कीमत 100% बढ़ गई हो, जिसमें बिजली की कीमत 300% बढ़ गई हो। आम आदमी ने दरख्त नहीं गिनने, उसने फल खाना है। उसको आप ये बता रहे हैं कि हम एहतसाब करने चले हैं, माफिया आपके खिलाफ लगा हुआ है, उसका आम आदमी से ताल्लुक नहीं है। आप जरूर करें। आम आदमी ये सोचता है कि क्या चीनी 100 रुपए से वापस 55 रुपए पे जाएगी। यहाँ पे एक तो मेरा ख्याल है कि कुर्बानी का बकरा इस्तेमाल करती है हुकूमत। जब उसके इख्तियार में कुछ नहीं होता या वो पॉलिसी बनाने में नाकामयाब हो जाती है तो कहती है कि माफिया ने ये कर दिया। तो माफिया को अब नहीं रोकना है। यहाँ पे शदीद फुकदान, संगीन फुकदान है पॉलिसी का। हुकूमत ने ऐसी पॉलिसीज बनानी है कि जिन पॉलिसीज के नतीजे में ये माफिया जिंदा ना रह सके, जिन पॉलिसीज के नतीजे में अवाम को इतनी मुश्किलात और तकलीफ का सामना ना करना पड़े। असल मसले ये हैं। और मैं माजरत के साथ कहता हूँ, हमारा टेलीविजन भी सारा जो है वो तकरीबन 95% टाइम जो है वो सियासत के ऊपर गुजार देता है। पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा खानदान ऐसे नहीं हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक सियासत से है। बाकी जो 3 करोड़ खानदान हैं उनका तो मामला आटा, चीनी और बिजली का मामला है, वो हम डिस्कस नहीं कर पाते। और जब डिस्कस करना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि जी वो कुर्बानी का बकरा है, वो तो माफिया ये काम कर रही है। तो मुझे दिखाएं ये माफिया कौन है, कहां है, और हुकूमत इनको शिकंजे में क्यों नहीं ला रही। अवाम का ताल्लुक नहीं है कि जहांगीर तरीन को आपने गिरफ्तार करना है या नहीं करना। ये एहतसाब अदालत करे, ये अदालतें करें, ये हुकूमत करे। अवाम कहती है कि फल खाना है, चीनी की कीमत एग्जैक्टली। सर मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये मैं उस नुक्ते की तरफ आपको इसलिए क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग सर कोई ऐसी चीज होती है जो पाकिस्तान में चीनी के ऊपर सट्टा खेल के उसको ये फ्यूचर ट्रेडिंग कह देते हैं। क्या हमें ये बात मान लेनी चाहिए? देखिए, मैं दोबारा से यही कहूंगा कि हमने चीनी की कीमत नीचे लानी है। ये हुकूमत का काम है कि सट्टाबाजी कर रहे हैं तो इनको वो रोकें, अगर ये फ्रॉड कर रहे हैं तो वो इनको ये रोकें, अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो वो इनको ये रोकें। अब यहाँ पे देखिए, एहतसाब का जब अमल की बात करते हैं, हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि एहतसाब का अमल सही सिमत में नहीं जा रहा। वो ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो मुल्क से बाहर की अदालतें हैं
वो भी हमारे नैब को इसी किस्म के कलमात से याद करती हैं। वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। अब आज जो जहांगीर तरीन साहब ने कहा सर जहांगीर कि तरीन से 80 चले मुझे मुझे सर बताओ, अगर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, जो से जहांगीर तरीन से इमरान खान साहब क्या हासिल करना चाहते हैं? जहांगीर तरीन से इमरान खान साहब बाजू मरोड़ के क्या हासिल करना चाहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में? जहांगीर तरीन अपनी सियासी तौर पे रेलेवेंट रहना चाहते हैं और उसके नतीजे में जो उनके असासे हैं उनको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनको वो सेफ गार्ड करना चाहते हैं। और पाकिस्तान में ये कई सालों से ये तरीका चल रहा है। जितने भी सियासतदान हैं वो सियासत को इस्तेमाल करते हैं कि उनके असासे अब ये मैं मेरे से बालातर है कि क्या वो असासे जो हैं वो लीगल हैं या इलीगल हैं, ये हुकूमत का काम है। ठीक है, चले मैं अहमद सूरी साहब एक एंगल आपके सामने रखता हूं। देखिए, इमरान खान साहब के दोस्त है जहांगीर तरीन साहब, उनको बचाने में इमरान खान साहब को कोई 100 फायदे हो सकते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन से खिलाफ अगर एहतसाब चल रहा हो, अगर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इसको कहा जाता है, ये कहा जाता है कि ज्यादती हो रही है सियासतदानों के साथ, तो अगर जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हो रही है तो इमरान खान को तो इसका नुकसान होगा। तरीन साहब अपने 15-20 बंदे निकालेंगे, इनकी हुकूमत धड़ल्ले से नीचे गिर जाएगी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है तो ये कैसी है कि अपनी हुकूमत के खिलाफ? देखिए इमरान खान, बात यह है कि पाकिस्तान के आवाम जो हैं वो इस किस्म की कॉस्मेटिक जो चेंजेस हैं कि आपने फ़लाँ को पकड़ लिया, फ़लाँ को छोड़ दिया, फ़लाँ माफिया पर हाथ डाल दिया, उससे मुतासर नहीं है। आपने देखा कि हफीज़ शेख ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसने इतने फिगर्स उसने दिए कि पाकिस्तान के अवाम उन फिगर्स पर कभी भी उन्होंने गौर नहीं किया। अवाम नास जो है वो मार्केट इकॉनमी पर निगाह रखता है कि आलू का क्या भाव है, चावल का क्या भाव है, प्याज का क्या भाव है, अपना दालों के क्या भाव है, आटे का क्या भाव है। अगर वो भाव जो हैं उसकी जो रीच में हैं, जो उसकी आमदनी है उसकी रीच में है, Then all is well. ही इज कंफर्टेबल। बिल्कुल ठीक। एंड फिर वो ही इज कंफर्टेबल। अगर वो उसकी रीच से बाहर हैं तो फिर आके चाहे वो जो है अपना स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो जितने मर्जी दिलासे दे, हफीज़ शेख दिलासे देते देते घर चला गया है उसी, क्योंकि वो पाकिस्तान की इकॉनमी को जिस अंदाज से हुकूमत वक्त चाहती थी कि उसको रीहॉल किया जाए, वो रीहॉल नहीं कर पाया, नतीजतन उसको जाना पड़ा। अब चीज़ ये है कि अगर आपने इस वक्त, मेरी जो असेसमेंट है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो समझती है कि एक सोर्स है पैसा इकट्ठा करने की, और वो हैं ये करप्ट पॉलिटिशियंस जिन्होंने इस मुल्क का पैसा दो हाथों से लूटा है। और वो पैसा जो है वो इस मुल्क में आया इमरान खान तुम्हारे लिए और मेरे लिए कि यहाँ सड़कें बनेगी, यहाँ कारखाने लगेंगे, यहाँ जॉब्स क्रिएट होंगे, लेकिन वो इन बदबख्त सियासतदानों की जेबों में गया और वहाँ से दैट मनी लैंडेड इन फॉरेन बैंक्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में चली गई। अब चीज़ ये है कि ये एक इनसे पैसा रिकवर करना कोई जुल्म वाली बात नहीं। ये पैसा वो है जो कि मेरे और आपके नाम पर आया और जिसकी रिकवरी जो है बिलों के जरिए, कसूरी साहब जिससे पैसा मांगते हैं वो ये कहता है कि मुझे सियासी तौर पे विक्टिमाइज किया जा रहा है, वो गले पड़ता है बंदे लेके। कैसे ले पैसा इनसे? जा तो वो मैं और आप दे रहे हैं। अब चीज़ ये है कि ऐसी सूरत हाल में जब गवर्नमेंट ने पकड़ना है सबको, मेरा अपनी असेसमेंट है कि टाइम हैज़ कम कि अब जो भी हुकूमत होगी, चाहे इमरान खान की हो या उसके बाद जो भी हुकूमत आए, उनको बड़ा सख्ती से, क्योंकि ये एक वाहिद सोर्स है पाकिस्तान की पैसा इकट्ठा करने की, वो है ये 400 के लगभग कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई बिजनेसमैन, कोई और भी उसमें कोई फौजी जनरल भी आ जाते हैं। ये मेरा जुला एक मिक्स ग्रिल किस्म का क्राउड है जिसको आपने आज या कल पकड़ना है। अगर आज या कल पकड़ना है तो जहांगीर तरीन को अगर आप साइड पर कर देंगे तो आपका जो एहतसाब का जो सिस्टम है, पकड़ धकड़ है,
वो यकतरफा हो जाएगी। वो इट विल नॉट बी उसी अक्रॉस द टेबल उसी, और उसमें आप पर बहुत सारी उंगलियां उठेगी कि आपके तो बगल बच्चे, आपके बगल में जो लोग बैठे हैं वो थॉरली करप्ट हैं, उन पर तो आपकी निगाह जा नहीं रही। आपकी निगाह जा रही है नवाज शरीफ पर, आपकी जा रही है जरदारी पर, आपकी जा रही है चौधरी ऑफ गुजरात पर उसी। तो चीज़ ये है कि ऐसी सूरत हाल में उस सारा का सारा जो एहतसाब का जो निज़ाम है वो वन साइडेड हो जाएगा। उसमें आपको अदलिया को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, और अदलिया को भी ये समझाना पड़ेगा कि ये रियासत की जो जिम्मेदारी है आप पर भी पड़ती है। ये सिर्फ जो है अफवाज पाकिस्तान या इस्टेब्लिशमेंट या मुकन्ना पर नहीं है। अगर आप छोड़ना शुरू कर देंगे कि जिनको पकड़ेंगे शाम को उनकी बेलें हो जाएंगी और 60-60 रुपए के अपना एफिडेविट्स पर आप उनको बाहर जाने देंगे, तो यू आर नॉट बीइंग फेयर टू दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान। चलो मैं एक मिनट यहाँ ब्रेक लेनी पड़ेगी सर, एक मिनट यहाँ ब्रेक, लेकिन एक चीज है, अब हम बात ही इस पे करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपने एक मॉडल दिया है कि बहुत सख्ती करनी पड़ेगी और पकड़ धकड़ के साथ ये पैसा वसूल किया जाए। क्या ये मॉडल पाकिस्तान में काम करेगा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जितने भी माफियाज हैं ये सारे मिलकर काम करते हैं। ये पाकिस्तान में खाने पीने की हर चीज की किल्लत पैदा कर देंगे। ये पाकिस्तान को एक ऐसी स्टेट बना देंगे जहां के लोग अपनी हुकूमत से लड़ पड़ेंगे इसलिए कि उनके पास खाने पीने के लिए चीजें नहीं होंगी। ये बेशुमार लोगों को अपने प्राइवेट कंपनी से नौकरियों से निकाल देंगे। या तो फिर आप तैयार हो जाएं एक बहुत बड़े हमले के लिए जिसमें रियासत इनकी तमाम चीजें छीन ले, इनके तमाम इख्तियारात ले ले, और खाने पीने से लेकर बाकी तमाम अशिया और लोगों की नौकरियों तक को महफूज बनाने की जिम्मेदारी रियासत अपने सर पे ले। क्या रियासत में इस वक्त ये कैपेसिटी है? एक ब्रेक, फिर वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। चाइना और रशिया के ब्लॉक में मुझे बात करनी है। जनरल साहब आपसे फायदा भी उठाना है, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि जो तरीकाकार बता रहे हैं, अभी कसूरी साहब बात कर रहे हैं, क्या इस लेवल का एहतसाब, इस लेवल पे बाजू मरोड़ के पैसे पाकिस्तान में रिकवर हो सकते हैं? और इस तरह तो ये लोग आपस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये तो मैक्सिमम मुश्किल हालात पैदा कर देंगे हुकूमत के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। इमरान, देखिए कसूरी साहब की बात में वजन जरूर है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि जमहूरी निजाम के अंदर रहते हुए और इतनी थिन मेजॉरिटी के साथ जो हुकूमत मुश्किल से सरवाइव कर रही हो, वो कोई बड़ा रेवोल्यूशन ला नहीं सकती। हमारे फ्यूडल्स हों या इंडस्ट्रियलिस्ट हों या बड़ी बिजनेसमैन फैमिलीज हों, वही लोग तो इन ईवानों में बैठे हैं। सेनेट में वो हैं, असेंबलीज में वो हैं। अभी अगर मुल्क में 40 शुगर मिले हैं तो उनमें से 30 से ज्यादा के ओनर तो नेशनल असेंबली और सेनेट में बैठे हैं। क्या वो इस कमजोर वजीर आजम को या इस हुकूमत को जो इतनी थिन मेजॉरिटी से सरवाइव कर रही है, कोई ऐसी आइन साजी करने देंगे, कोई ऐसी कानून साजी करने देंगे जो कल उनके गिरेबां तक हाथ जाए? तो आंसर इज नो। हमारी अदलिया और नैब जितने भी इंसाफ के अदारे हैं वो कवानीन के पाबंद हैं, और इस पे कसूरी साहब बेहतर राय दे सकते हैं कि वो चंद जो कवानीन हैं मुल्क में, उनके अंदर रहते हुए ही उनका एहतसाब कर सकते हैं। और उन कानून को बनाने वाले वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि उनके गिरेबां तक हाथ आए, या जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। तो अगर कानून साजी उन्होंने करनी है तो अपने गले में फंदा डालने वाला कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी स्टेक होल्डर आपको नहीं मिलेगा। ऐसा कोई सुइसाइड पॉलिटिशियन नहीं होता। तो इमरान खान साहब की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि वो जो रेवोल्यूशन बर्पा करना चाहते हैं, स्टेटस को पार्स, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हो या पार्लियामेंट में बैठे हों, वो स्टेटस को पार्स नहीं चाहती कि मुल्क में इतना बड़ा इनकलाब आए कि कल उनकी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के रास्ते बंद हो जाएं, उनके लूटमार के रास्ते बंद हो जाएं, उनकी लूटी हुई दौलत मुल्क के खजाने में वापस चली जाए। तो ऐसा होना जमहूरी निजाम के अंदर मुझे अनफॉर्चुनेटली नामुमकिन नजर आता है। यस, एक सूरत है कि अगर 2/3 मेजॉरिटी के साथ इतना ऑनेस्ट हुक्मरान इक्तदार में आ जाए तो फिर यस एक रेवोल्यूशन की तवक्को की जा सकती है। लेकिन वो बेहतर लोगों को टिकट देके अपनी तरह के बंदे भी लेकर आए ना साथ। वो ऐसा मजबूर ना हो कि उसको एक टेलीफोन यहां से आ रहा हो, एक दबाव यहां से आ रहा हो, कोई बंदा इसका, कोई बंदा उसका, कोई उसका, अपने इलेक्शन का भी बेड़ा गर्क और निजाम का भी। जी देखिए, उसमें एक कौमी किरदार भी सामने आता है कि क्या हमारी कौम, मैं समझता हूं हमारे जो अवाम है वो बड़े इनडिफरेंट हैं इस एतबार से। अब भी यहाँ बरादरी का वोट है,
अब भी यहाँ दौस और धांधली का वोट है, अब भी सर ये मैं जनरल साहब मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ आपसे मादरत के साथ कर लूं। देखें मोनाटनस टूटी है और यही करने के लिए इमरान खान साहब आए थे। बहुत सारे हलकों में इमरान खान साहब ने अपने जिन नौजवानों को बगैर टिकट के वापस भेज के बरादरियों के बंदों को टिकट दिए थे ना, वो नौजवान जीत के वापस तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए आए थे और वो बहुत सारे हैं, उनकी तादाद दर्जन से ज्यादा है। इसका मतलब है लोगों ने उन बरादरियों को रिजेक्ट किया जिनको इमरान खान साहब ने जीता हुआ घोड़ा समझ के टिकट दिया था, और इमरान खान साहब ने जिन नौजवानों को निकाला वो जीत कर आए। देखें वो उनकी तादाद इतनी कम है कि ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है और इमरान खान साहब के पास सियासत में इतना वक्त नहीं है कि वो इस एवोल्यूशन के जरिए मुल्क में कोई इनकलाब बर्पा कर सकें। ही इज ऑलरेडी टचिंग 70 और क्या वो कितना अरसा और सियासत करेंगे, तो उसमें हमें अपने कौमी रवैये को भी देखना पड़ेगा। यहाँ हमारा एक अनफॉर्चुनेट रवैया, और मुझे अफसोस है मेरे सुनने वाले बहुत सारे लोग शायद नाराज हो जाएं कि इधर तो भाई अपनी बोटी के लिए भाई की गाय काटने को तैयार है, यहाँ कौन कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो जब कौम का रवैया ही ऐसा हो कि चोरों की कारों पे फूल डालें, चोरों के गले में हार डालें, और सर एक और चीज, गरम गरम बोनट के ऊपर बोसे भी लेते हैं, गरम बोनट के ऊपर तो लगाता भी है। अच्छा, जहां कौम की सोच ये हो वहां आप किस रेवोल्यूशन की तवक्को कर रहे हैं? मैं फारूक सलीम साहब से एक चीज देखिए सर, गवर्नमेंट के हम 85 चीनी हम बेचना चाहते हैं रमजान में, क्या करें तो 85 में बेच सकती है सर? इज इट पॉसिबल? और अगर पॉसिबल है तो कैसे बेच सकती है? क्या तजवीज है ऐसी कि 85 में पूरे पाकिस्तान में बेच पाए? इमरान साहब जरा चीजें वाजे कर लें। देखिए हुकूमत का काम होता है पॉलिसी बनाना, हुकूमत का काम चोर को उल्टा लटकाना नहीं है। ये अदालती कार्रवाई के नतीजे में चोर को उल्टा लटकाया जाता है, हुकूमत का ये काम नहीं है। हुकूमत ने पॉलिसी बनानी है। अच्छा, अभी मैं नहीं समझता हूं कि इमरान खान साहब को किसी किस्म की पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कोई काम करने के लिए या चीनी की कीमत कम करने के लिए। फॉर इंस्टेंस हमने कोई कानून साजी नहीं करनी, यहाँ पे कोई आइन की तरमीम की जरूरत नहीं है कि हमने चीनी की कीमत कैसे नीचे लानी है। देखिए चीनी की कीमत नीचे लाने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए, अवाम के मसले हल करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए। आपने पॉलिसी, मैं आपको चीनी की एग्जांपल देता हूं। अगर आज वजीर आजम साहब दो ऑर्डर्स लिख दें, वो पहला ऑर्डर ये कर दें कि हुकूमत की ये पॉलिसी है कि जिसका दिल चाहता है जितनी मर्जी चीनी दुनिया के किसी भी मुल्क से इंपोर्ट कर ले, हम किसी किस्म की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, पहला ऑर्डर। दूसरा ऑर्डर वो ये कर दें कि हम चीनी जितनी जिसका दिल चाहता है पाकिस्तान के अंदर से चीनी एक्सपोर्ट कर दे, हम किसी को सब्सिडी नहीं देंगे। इन दो पॉलिसीज के नतीजे में पाकिस्तान को और पाकिस्तान में रहने वालों को दुनिया की सस्ती तरीन चीनी मिलेगी और कभी भी 1 किलो की भी किल्लत नहीं होगी इस मुल्क में। और ये पॉलिसीज लाने के लिए किसी किस्म की आईनी नहीं चाहिए, कोई 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए। लेकिन उसमें वो इमरान खान साहब के बहुत सारे दोस्त साथी नाराज हो जाएंगे ना सर। वो जो बहुत सारे लोग मुनाफा खो रहे हैं इसके अंदर, गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं हर जगह पे, वो नाराज हो जाएंगे सर। तो फिर इमरान खान साहब आए क्यों थे? हमने इमरान खान साहब को इसलिए वोट दिया था कि वो ऐसे फैसले करेंगे जिससे 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुफाद सर्व होगा। अगर उन्होंने इन माफियाज का और इनको प्रोटेक्ट करना था। देखिए आप एक तो कंफ्यूजन ना करें, हुकूमत का काम चोरों को पकड़ना नहीं है। हुकूमत का काम यह है कि एहतसाब के इदारे को, अदालतों को वो सलाहियत करें कि वो चोरों को पकड़ें। हुकूमत ने पॉलिसी डालनी है। मुझे इमरान साहब आप ये बताइए कि आज हम 81 मिले हैं शायद शुगर मिले पाकिस्तान में, 80+ मिल मालिकान को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, उससे 22 करोड़ पाकिस्तानियों को क्या फायदा होगा? उससे 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मजीद नुकसान होगा। आप देखिएगा कि जो भी 100 रुपए की चीनी बिक रही है, अगर आप सारे मिल मालिकान को जेल में डाल देंगे तो वो 150 रुपए की हो जाएगी। हमने 22 सर देखें ना, या तो देखें फरूक साहब, या तो पूरी कार्रवाई करें ना, इन सबको जेल में डाले, इन सब की मिलों के ऊपर जो है वो हुकूमत अपना ताला लगाए, इन सब के स्टॉक्स को हुकूमत अपने कंट्रोल में ले और मार्केट के अंदर चीनी फराहम करे और उसकी कीमत को कम करे और अगले सीजन में क्रशिंग भी खुद ही करे। नहीं होता, ये फ्री मार्केट का काम है। यहाँ पे लोगों को जेल से तो कीमत नीचे नहीं आ सकती। आप डीसी का या कमिश्नर का डंडा चला के कीमत नीचे नहीं ला सकते।
मैंने आपको पॉलिसी बताई है जिसके नतीजे से सारे के सारे माफिया खुद ही टूट जाएंगे। कराची में बड़े व्यापारी बैठे हैं जो ब्राजील से आपको 50 रुपए की चीनी ला देंगे। जब वो 50 रुपए की चीनी पाकिस्तान पहुंच जाएगी तो ये 100 रुपए वाले माफिया वाले सारे भाग जाएंगे। आप 65 में भेज देंगे। एग्जैक्टली, यू आर राइट सर, यू आर राइट। ये हुक्म दे दें, ये हुक्म दे दें। और मजीद लोगों को नहीं चाहिए ऐसे कामों के लिए, और मजीद लोगों को लाइसेंस देके इनका कंपटीशन बढ़ाएं, छोटे यूनिट लोग लगाएं। एक और चीज सर देखें, मैंने ये गुजारिश की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, ब्रेक एक ले लेते हैं, लेकिन मैं बताता जाऊं कि अगर आप दवाइयों की कीमत नीचे लाना चाहते हैं और बहुत ज्यादा नीचे लाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ऑर्डर दें, आपको 1 मिनट लगेगा। आप डॉक्टर्स को मना कर दें कि वो ब्रांड का नाम नहीं लिखेंगे, दवाई के ब्रांड का नाम नहीं लिखेंगे। वो लिखेंगे क्या? सिर्फ सॉल्ट का नाम लिखेंगे कि ये वाली जो दवाई है, ये वाला सॉल्ट या ये वाला फॉर्मूला आपने लेकर खाना है। अब उस फॉर्मूले के ऊपर 40 ब्रांड मार्केट में पड़े हुए हैं। अब जो सस्ता होगा वो लेकर लोग खा लेंगे, और सारे ब्रांड एक जैसे ही होते हैं। वो सारी की सारी दवाइयां मुख्तलिफ कंपनियों की जरूर होती हैं, लेकिन सॉल्ट एक जैसे होते हैं, एक जैसी क्वांटिटी में होते हैं, एक जैसी क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि क्वालिटी जो है वो हुकूमती इदारों ने उसकी इंश्योर करनी होती है। हुकूमत सिर्फ अपना काम करे और पूरी दुनिया की तरह, जैसे दुनिया भर के डॉक्टर करते हैं, ब्रांड नहीं लिखते, फॉर्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला लिखे, सिर्फ इमरान खान साहब इतना ऑर्डर दे दें, दवाइयों में लोगों को बहुत रिलीफ मिल जाएगा। डॉक्टर जानबूझकर महंगी वाली दवाई लिखता है, उस कंपनी की लिखता है, उसका ब्रांड का नाम लिखता है ताकि वहां से उसको कमीशन मिले। आज मुझे एक दोस्त ने बताया कि पाकिस्तान में जो तफरीही या सैर व सयाहत के जो मकामात हैं, वहां के बड़े बड़े होटल मल्टीनेशनल कंपनियों ने बुक किए हुए होते हैं, पहले से ही बुक किए होते हैं बड़े बड़े होटल, जहां पे वो इनको डॉक्टर्स को और ऐसे लोगों को ठहराते हैं जो इनकी दवाइयां बेचते हैं, और इनकी दवाइयां बेचने के लिए लोगों को लिख कर देते हैं। एक ब्रेक लें, वापस आते हैं, फिर रशिया और पाकिस्तान पे बात करेंगे। वेलकम बैक नादरीन। अब मैं सबसे पहले जनरल साहब आप मुझे बताएं कि ये जो शिफ्ट नज़र आ रहा है मशरिक की जानिब पाकिस्तान का, कुछ चाइना के साथ कुछ झुकाव है, रशिया की तरफ है और ताल्लुकात रशिया से भी बेहतर हो रहे हैं, सवाए इंडिया के ये पूरा खित्ता एक बंधन में बंधा जा रहा है, जबकि इंडिया के साथ भी मुज़ाकरात कम से कम रशिया के तो हो रहे हैं और चाइना के साथ भी उन्होंने चीज़ें ठीक की हैं, और पाकिस्तान के साथ मामलात आगे बढ़ते हैं, लेकिन कश्मीर पे उसकी हटदर्मी जो है वो बढ़ने नहीं देती। दूसरी जानिब अमेरिका और यूरोप लगातार पाकिस्तान को मनफी पैगामात दे रहे हैं, और पाकिस्तान ये इशारे दे चुका है, यानी माइक पोम्पियो को लेने के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब एयरपोर्ट नहीं गए थे, जबकि रूसी वज़ीर ख़ारजा को लेने के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब एयरपोर्ट गए। ये एक पैगाम भी है। आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान ने जो पॉलिसी थी सारे अंडे एक ही टोकरी में, वो ख़त्म कर दी अब? आई विश इमरान, मेरी ये दुआ है कि हम इससे सबक हासिल करें और तमाम अंडे एक टोकरी में ना डालें, और यही एक वाइज ऑप्शन है। देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका दोनों अपने स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का इंतखाब कर चुके हैं। अगर उसमें वेवरिंग ना हो, अगर उसमें दोबारा रीथिंकिंग ना हो, तो हम अपनी डायरेक्शन का इंतखाब कर चुके हैं। चाइना है, एक वीटो पार है, एक बढ़ती हुई मुआशी कुव्वत है, सीपेक के हवाले से हमारे साथ बॉर्डर शेयरिंग है, फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में और सीपेक में हमारा एक बुनियादी स्ट्रेटेजिक ताउन हो चुका है ऑलरेडी, और इससे फ्यूचर आगे की तरफ जाता है। तो हम एक दूसरे की स्ट्रेटेजिक मजबूरी हैं। चाइना, जितनी हमें चाइना की जरूरत है एक वीटो पार की, उतनी ही चाइना को हमारी जरूरत है। तो जहां कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इतनी स्ट्रांग हो, वहां एक और नई सोच को जन्म देना नहीं चाहिए। तो अगर हम इस डायरेक्शन पे कायम रहें, तो अमेरिका भी अपने पार्टनर का इंतखाब कर चुका है। उन्होंने हमें यूएसएसआर के खिलाफ और फिर अफगानिस्तान के अंदर जो 9/11 हुआ, उस दोनों मौके पर और बगदाद पैक्ट से लेके आज तक अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया है, लेकिन हम डुप्लिशस के डुप्लिशस ही रहे। हमें कहा गया कि आप डुप्लिशस हैं, आप रिलायबल पार्टनर नहीं हैं, और हमारा भी तजर्बा 70 की जंग से लेके आज तक यही रहा है कि अमेरिका भी इतना रिलायबल पार्टनर हमारे साथ नहीं रहा। अब उन्हें अपना चॉइस पार्टनर मिल गया है इंडिया की सूरत में, और अब वो चाइना को कंटेन करने के लिए एम्ब्रेस, जिसे स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस कहते हैं, वो हिंदुस्तान के साथ कर चुका है। अब जब ये दोनों डायरेक्शंस का तयन हो चुका है, तो अब इसमें वेवरिंग या रीथिंकिंग नहीं होनी चाहिए। अब इन रिलेशनशिप को आगे लेके चलना है। रशिया का यही है कि वो इंडिया में जरूर गए हैं,
क्योंकि एक तो इंडिया की 65% मिलिट्री हार्डवेयर आज भी रशियन है, और फिर S-400 का मुआहदा भी उन्होंने रशिया के साथ किया हुआ है। एग्जैक्टली। लेकिन दूसरी तरफ वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाइना अमेरिका के साथ भी कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए भी एक सोच का मकाम है कि क्या वो ईरान का सस्ता तेल और गैस खत्म करके $100 बिलियन का ट्रेड चाइना के साथ खत्म करके अपना 65% हार्डवेयर रशियन होने के बावजूद और S-400 का मुआहदा होने के बावजूद क्या वो मुकम्मल झुकाव अमेरिका की तरफ करेगा? तो रूस भी उन्हें यही बावर कराने गया हुआ था कि अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो हमारे पास भी ऑप्शंस हैं। और लास्ट जो हमने एक मैसेज दिया है, हमें कैमरन मंटर ने अगले दिन एक मैसेज दिया था कि आपकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस अब वो नहीं रही जो हुआ करती थी। तो मेरे ख्याल में इस रशिया के विजिट के बाद और चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उनके बाद अफगानिस्तान ईरान की तरफ बढ़ते हुए और सेंट्रल एशिया की तरफ जो आगे बढ़ावा होना है रिलेशनशिप का, और चाइना और ईरान के मुआहदे के बाद उनको हमने भी ये रियलाइज करा दिया है कि अगर हमारी सिग्निफिकेंस आपकी नजरों में गिर गई है तो रीजन में हमारा जियो स्ट्रेटेजिक वेट, जियो इकोनॉमिक ऑप्शन और जियो पॉलिटिकल वेट हमारा कम नहीं हुआ। अगर इस तनाजुर में देखें तो ये एक बहुत अच्छा विजिट है। जी ठीक है, मैं कसूरी साहब आपके पास ले मामले को। पाकिस्तान के बड़े लंबे ताल्लुकात मगरिब के साथ रहे हैं, अमेरिका के साथ, और हमने बहुत धोखा खाया अमेरिका से। अब बड़ी इन्वेस्टमेंट की है अमेरिका ने भारत पे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी कांग्रेस में एक रिपोर्ट पेश की, जो उनकी एक रिसर्च पेपर था, जो कांग्रेशनल रिपोर्ट थी उनकी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि अमेरिका ने भारत को बहुत सपोर्ट की, भारत ने बहुत पैसा भी खर्च किया, लेकिन वो अफगानिस्तान में अपनी नालायकी की वजह से अपने पाँव नहीं जमा पाया। और पाकिस्तान के साथ जब वो लड़ता है तो 2 तैयारे उसके वहाँ गिर जाते हैं। वो प्लान करता है मिसाइल अटैक, पाकिस्तान पूरी दुनिया को बताया था कि इन्होंने ये प्लान किया है। तो वो मायूस कर रहा है। क्या भारत में अमेरिका को ऐसा पार्टनर मिलेगा जैसा उनको पाकिस्तान में मिला था कि पूरा सोवियत यूनियन ही तोड़ दिया था? देखें कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात का आगाज़ होता है 1950 में। हमें इन्विटेशन रशिया से भी आया और अमेरिका से भी आया, तो वी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन ऑफ अमेरिका। रशिया का इनकार कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रूमन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो लियाकत अली खान साहब पहले टूर पर गए, उसके बाद बगदाद पैक्ट हुआ, सेंटो हुआ, सीटो हुआ। लेकिन जब अपना 65 की वॉर हुई, ऑल्दो वी वर ट्रीटी बाउंड विद अमेरिका, उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो हमारी सपोर्ट में आता, तो वो अपना अमेरिकन बिकेम न्यूट्रल। उसी neutrality sometimes become the rascality. You see, it was the responsibility of America. We were treaty bound militarily with them. They should have supported us, but they never did it. 71 का मामला आया तो हम सुनते रहे कि 7वां बेड़ा आ रहा है और अब वो बे ऑफ बंगाल में पहुंच गया, अब चिटागांग पहुंचने वाला है। वो बेड़ा पहुंचा ही नहीं जब तक कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं हो गया। फिर इनको ज़रूरत पड़ी अफगानिस्तान में, वहाँ हमने इनके जिसको ये अपने दुश्मन समझते थे रशिया को, उसको हमने मार भगाया और रशियन एम्पायर फेल लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड व्हेन दे ओवरस्टेड इन अफगानिस्तान, तो दे वर क्रिपल्ड अंडर देयर ओन इकोनॉमिक वेट। तो उसमें हमने रोल प्ले किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि सोवियत रशिया जो था वो ब्रेकअप हो गया, अपना सेंट्रल एशियन रियासतें आज़ाद हो गई, अपना ईस्टर्न यूरोप आज़ाद हो गया, वॉल ऑफ भारत ऐसा कुछ करके दे सकता है अमेरिका? जर्मनी यूनिफाइड हो गया, लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं, उसी पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। उसी तो चीज़ ये है कि हमारा जो माजी में अमेरिकन के साथ जो रहा है रिश्ता, वो खासा उसी ट्रिकी रहा है। अब चीज़ें डेवलप हो रही हैं कि पाकिस्तान, रशिया, चाइना, टर्की, ईरान कंट्रीज जो हैं दे आर कमिंग टुगेदर। उधर इंडिया जो अमेरिका है वो इंडिया और रशिया, और पिछले दिनों में तो सऊदीज़ भी काफ़ी उनके बगल बच्चे बने हुए थे। बहरहाल ये ग्रुप्स अमर्ज हो रहे हैं। तो पर्सनली मैं समझता हूँ कि हमारा जो इस वक्त जो ट्रेंड होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए टुवर्ड्स आवर नेबर्स,
चाइना, जैसे कि अभी जनरल एजाज ने कहा कि चाइना को हमारी ज़रूरत है और हमें चाइना की ज़रूरत है। जहाँ पॉलिसीज़ देखें, डिप्लोमेसी में ना परमानेंट दुश्मनी होती है ना परमानेंट दोस्ती होती है। वहाँ जब कन्वर्ज कर जाती हैं इंटरेस्ट से, तो दैट इज़ ए गुड फॉरेन पॉलिसी। तो हमारी इस वक्त जो इंटरेस्ट है वो चाइना के साथ कन्वर्ज कर चुकी है। चाइना नीड्स अस, वी नीड चाइना। चाइना का डॉक्टर फरूख सलीम साहब, ये जो रिलायबल पार्टनरशिप की बात हो रही है, इसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो नई दुनिया बन रही है, जो नए इत्तेहाद बन रहे हैं, इसको हम अपनी कोई माशी जीत के अंदर बदल सकेंगे इस स्ट्रक्चर के साथ? पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस तो आप पहले खुद भी बताते रहे हैं, और भी बहुत सारे दोस्तों की नज़र में पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान इसमें से गेन कर सकता है। हम कैसे गेन कर सकते हैं? क्या कोई नेशनल पॉलिसी हमारे पास है जो हमें एक मंजिल तक पहुंचाए? अपॉर्चुनिटी तो चले हो सकती है। इमरान साहब, फॉरेन अफेयर्स में माजरत के साथ माफी चाहता हूं, मैं मेरी एक्सपर्टीज से बाहर की बात है। माशी लिहाज से सर, जो माशी सरगर्मियां यहां पे होंगी, एक जुमला एड नहीं, ट्रेड का जो एक ख्वाब है वो उसकी बात कर रहा हूं। देखिए, एक जुमला जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने स्ट्रेटेजिक डायलॉग के दौरान कहा, उन्होंने कहा वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि अपने घर को हमने सही सिमत पे चलाना है। देखिए, अभी 2 दिन पहले इप्सॉस जो एक फ्रेंच कंपनी है, उसने पाकिस्तान भर में एक सर्वे किया है। वहां पे तकरीबन 11 करोड़ पाकिस्तानी, 50% से जायद पाकिस्तानियों ने कहा है कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई और बेरोजगारी का है। जब उनसे पूछा गया कि करप्शन कितने लोगों का सबसे बड़ा मसला बनता है, तो 3% पाकिस्तान की आबादी जो है, 3%, वो ये कहती है कि जी करप्शन हमारा बहुत बड़ा मसला है। अब यहाँ पे एक, जब हम कह रहे थे कि वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, हमारा जो हुक्मरान तबका है, हमारा जो मीडिया है, क्या उसने अवाम जो चाहती है, जो उनके मसाइल हैं महंगाई और बेरोजगारी के, उनके ऊपर फोकस करना है, या हमने अपना एग्जैक्टली मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक हूं कि अगर तो हाउस इन ऑर्डर करना है तो फिर यहां पे भी करना है, सोच को भी बदलना है, प्रायोरिटीज को भी बदलना है। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।